हे एवरीवन, तो कैसे हैं आप सब। आज डिस्कस करेंगे सुप्रीम कोर्ट का एक ऐसा लैंडमार्क जजमेंट जो कि बात करता है कन्वर्जन फॉर मैरिज को लेके। अगर मैं आपको सिंपल वर्ड्स में समझाऊं तो कुछ लोग सिर्फ इसलिए कन्वर्ट हो जाते हैं दूसरे रिलीजन में जिससे वो यहाँ पे शादी कर पाएं। इस वीडियो में इस चीज़ पे भी ध्यान देंगे कि ये जो प्रैक्टिस है कन्वर्जन की कि क्या वो इलीगल है या नहीं। वीडियो पूरा देखिएगा। सबसे पहले इस केस का नाम जान लेते हैं। आप देख सकते हैं सरला मुदगल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। देखिए, भले ही ये केस थोड़ा पुराना ज़रूर है लेकिन इट इज़ कंसिडर्ड एज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट लैंडमार्क जजमेंट। आगे बढ़ते हैं। इस केस में इश्यूज़ क्या थे जिसकी वजह से ये केस एग्जिस्टेंस में आया। मैंने एक एग्जाम्पल की मदद से आपको यहाँ पे समझाने की कोशिश की है। आप देख सकते हैं ये है एक हिंदू मैन। ये एक ऐसे इंसान है जो कि हिंदू रिलीजन से ताल्लुक़ रखते हैं। बेसिकली ये इस्लाम में सिर्फ इसलिए कन्वर्ट हो जाते हैं जिससे ये एक से ज़्यादा शादियाँ कर पाएँ। अगर हम आगे बढ़ते हैं तो ये भी जान लेते हैं कि जो सरला मुदगल हैं वो है कौन। बेसिकली यहाँ पे सरला मुदगल है एक एनजीओ की प्रेसिडेंट। आप देख सकते हैं यहाँ पे इस एनजीओ का नाम है कल्याणी एनजीओ। बेसिकली सरला मुदगल जो है उनकी एनजीओ का ये प्राइमरी मोटिव रहता है कि जो वुमन है उनके वेलफेयर को इंक्रीज़ किया जाए, वुमन के प्रोटेक्शन के बारे में बात की जाए, वुमन का जो अपलिफ्टमेंट है सोसाइटी में उस पर ध्यान दिया जाए। यहाँ पे जब ये केस एग्जिस्टेंस में था उस टाइम तो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट को काफ़ी अप्रोचेस लगी थी। बहुत सारे लोगों ने यहाँ पे पिटीशन फाइल की थी रिगार्डिंग दिस इशू। काफ़ी लोग यहाँ पे परेशान थे। काफ़ी लोग ये कह रहे थे कि हमारे जो पार्टनर्स हैं वो सिर्फ इसलिए कन्वर्ट हो रहे हैं इस्लाम में जिससे वो एक से ज़्यादा शादी कर पाएँ सेम टाइम पे। लेकिन इस कन्वर्जन की प्रैक्टिस के टोटली अगेंस्ट थी सरला मुदगल। जैसा कि मैंने आपको बताया, इनकी एनजीओ पर्टिकुलरली ध्यान देती थी वुमन वेलफेयर पे, वुमन प्रोटेक्शन पे, वुमन अपलिफ्टमेंट पे। तो कहीं ना कहीं ये जो प्रैक्टिस थी कन्वर्जन की इसके अगेंस्ट थी सरला मुदगल। यहाँ पे ऐसी क्या ज़रूरत आन पड़ी थी कि जो हिंदू मैन थे वो कन्वर्ट हो रहे थे इस्लाम में सिर्फ मैरिज को लेके। देखिए, अगर मैं बात करूँ हिंदू रिलीजन की तो यहाँ पे एक से ज़्यादा शादियाँ करना सेम टाइम पे, और जबकि आपका लिविंग स्पाउस है, आपका जो पार्टनर है पहली शादी से वो जिंदा है, ये चीज़ इलीगल मानी जाती है। कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट हमें क्लियर करने की ज़रूरत है फर्दर प्रोसीड करने से पहले। बायगैमी समझ लेते हैं सबसे पहले होता क्या है। मान लीजिए ये एक पर्सन है, फ़र्क नहीं पड़ता मेल है या फीमेल, लेट से मेल मान लेते हैं हम। ये शादी करता है, 2 शादियां कर लेता है, जबकि इसकी जो पहली शादी से पार्टनर थी वो अभी जिंदा है और इसकी जो पहली मैरिज से पार्टनर थी उससे इसने डिवोर्स भी नहीं लिया है। तो ये कंसिडर होगा इलीगल अकॉर्डिंग टू हिंदू मैरिज एक्ट 1955। लेकिन ये जो बायगैमी है वो पनिशेबल शुरू से ही नहीं था। अगर हम एंशियंट टाइम्स में जाएं तो ये चीज़ तब पनिशेबल नहीं थी। बहुत सारे लोग कई शादियां भी कर लेते थे। लेकिन पोस्ट इंडिपेंडेंस की अगर हम बात करें, इंडिपेंडेंस आज़ादी से बाद का जो समय था उसके बाद पनिशेबल हो गई थी ये चीज़ और बायगैमी पे लग गया था बैन। लेकिन यहाँ पे एक स्ट्रेटा ऐसा था सोसाइटी में जिस पे ये बैन नहीं लगा था और वो थे मुस्लिम्स। अगर मैं बात करूँ पर्टिकुलरली हिंदू रिलीजन के बारे में, हिंदू रिलीजन से जुड़ी जो भी मैरिजेस की चीज़ें होती हैं वो हैंडल करता है, वो गवर्न करता है हिंदू मैरिज एक्ट 1955। आप देख सकते हैं सेक्शन 5 हिंदू मैरिज एक्ट का हमारे सामने कुछ कंडीशंस रखता है जिससे यहाँ पे जो भी हिंदूज, 2 हिंदूज मेल और फीमेल्स अगर शादी करना चाहते हैं तो उन्हें ये कंडीशंस फुलफिल करनी पड़ेंगी। और अगर उन कपल ने ये कंडीशन फुलफिल कर दी तो उसके बाद ये मैरिज कर सकते हैं, उनकी मैरिज को यहाँ पे वैलिड माना जाएगा। बेसिकली सेक्शन 5 सबसेक्शन 1 ऑफ हिंदू मैरिज एक्ट सिंपली ये कहता है कि अगर कोई भी मेल या फीमेल, कोई भी पार्टनर मैरिज का यहाँ पे शादी करना चाहता है एक दूसरे से तो उस टाइम उनका कोई लिविंग स्पाउस नहीं होना चाहिए। और अगर फिर भी बाद में ये जाके पता लगता है कि लिविंग स्पाउस है उनमें से किसी भी पार्टनर का, मेल का या फीमेल का, किसी का भी लिविंग स्पाउस है, तो सेक्शन 17 के अकॉर्डिंग उन्हें पनिश किया जाएगा अंडर सेक्शन 494 एंड 495 ऑफ आईपीसी। उन्हें पनिशमेंट दी जाएगी इन सेक्शंस के अकॉर्डिंग। बेसिकली यहाँ पे जो सेक्शन 494 सिंपली इसी चीज़ के बारे में बात करता है कि अगर 2 पार्टनर्स शादी करना चाहते हैं आपस में लेकिन उनका लिविंग स्पाउस है तो ये मैरिज वैलिड नहीं मानी जाएगी। बेसिकली यहाँ पे सेक्शन 495 सिंपली ये स्टेट करता है कि अगर कोई भी पर्सन कंसीलमेंट करता है फैक्ट्स का, कहने का मतलब ये है कि अगर एक पर्सन ने अपनी दूसरी शादी कर ली है लेकिन अपनी दूसरी शादी में जो उसका पार्टनर है उसने उससे ये नहीं बताया कि उसकी पहली शादी हो चुकी है और उसने अपनी पहली शादी से भी डिवोर्स नहीं लिया है, तो ये चीज़ यहाँ पे इलीगल मानी जाएगी टोटली। यहाँ एक चीज़ काफ़ी इंपॉर्टेंट और ध्यान देने वाली है कि जो सेक्शन 5 है हिंदू मैरिज एक्ट 1955 का, उसमें जो हिंदू वर्ड का यूज़ हुआ है इसमें बुद्धिस्ट आते हैं, जैन आते हैं और सिख्स आते हैं। एक क्वेश्चन जो हर किसी के माइंड में कभी ना कभी आता ही होगा कि जो सेक्शन 494 है और उसकी जो पनिशमेंट है बेसिकली वो अप्लाई मुस्लिम्स पे होती है या नहीं। देखिए, इसका सिंपली आंसर है नो, क्योंकि मुस्लिम्स का
अपना पर्सनल लॉ का एक एक्ट है जो कि आप देख सकते हैं, इसका नाम है मुस्लिम पर्सनल लॉ शरिया एप्लीकेशन एक्ट 1937। इसका सेक्शन 2 मुस्लिम्स को एम्पावर करता है कि वो एक से ज़्यादा शादी कर सकते हैं, जो कि अगर मैं प्रेजेंटली बात करूं तो मुस्लिम 4 शादियां कर सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। सो यहाँ पे कुछ लीगल इश्यूज भी रेस्ड हुए थे इसी कंटेक्स्ट को ध्यान में रखते हुए। यहाँ ये चीज़ कही गई थी ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के सामने कि जो हिंदू मैन है अगर वो इस्लाम कबूल कर लेते हैं और वो बन जाते हैं मुस्लिम, तो उनकी जो फर्स्ट मैरिज हुई थी हिंदू लॉ के अकॉर्डिंग जो कि था हिंदू मैरिज एक्ट, क्या उनकी सेकंड मैरिज को यहाँ पे सोलमनाइज माना जाएगा और क्या वो यहाँ पे सेकंड मैरिज अपनी कर सकते हैं? यहाँ पे सेकंड लीगल इशू जो इस कंटेक्स्ट में निकल के आता है वो यही है कि अगर कोई भी हिंदू मैन कन्वर्ट कर लेता है अपने आप को इस्लाम में और वो बन जाता है मुस्लिम, और उसके बाद अगर वो सेकंड मैरिज करता है जबकि उसे ध्यान है कि उसकी जो फर्स्ट मैरिज है उसने वो डिसॉल्व नहीं की है, ना ही अपने जो पहली मैरिज का जो पार्टनर है उसे डिवोर्स दिया है, तो क्या वो एक वैलिड मैरिज मानी जाएगी? तीसरा क्वेश्चन और तीसरा लीगल इशू जो इस कंटेक्स्ट में निकल के आता है और जो काफ़ी इंपॉर्टेंट भी है मेरे हिसाब से, कि जो हस्बैंड है वो क्या गिल्टी होगा अंडर सेक्शन 494 ऑफ इंडियन पीनल कोड। कहने का मतलब ये है कि अगर कोई भी हिंदू मैन कन्वर्ट हो जाता है इस्लाम में, उसके बाद वो दूसरी शादी कर लेता है, तो उस पर क्या सेक्शन 494 आईपीसी अप्लाई होगा? सो इसी लीगल इश्यूज़ को ध्यान में रखते हुए हमारे ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने अपनी जजमेंट सुनाई थी। बेसिकली यहाँ पे ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ये कहते हैं कि जब कोई भी मैरिज होती है हिंदू मैरिज एक्ट के अंडर, तो वो सिर्फ डिसॉल्व हो सकती है सेक्शन 13 के अकॉर्डिंग ही, जो कि बात करता है डाइवोर्स के बारे में। यहाँ पे कोई भी पर्सन ऐसा नहीं सोच सकता कि मैं इस्लाम में कन्वर्ट हो जाऊँ फिर मैं जितनी चाहे उतनी शादियाँ कर सकता हूँ और मेरे अगेंस्ट कोई भी चार्जेस यहाँ पे नहीं लगेंगे, तो ऐसा नहीं है। सुप्रीम कोर्ट का सिंपली यहाँ पे ये कहना है कि अगर आपने हिंदू मैरिज एक्ट में एक बार शादी कर ली तो आप उस मैरिज को डिसॉल्व कर सकते हैं सिर्फ सेक्शन 13 के अकॉर्डिंग ही, जो कि बात करता है डिवोर्स के बारे में। सेकंड जो यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने पॉइंट मेंशन किया है वो सिंपली यही कहता है कि सेकंड मैरिज जो है वो कंसीडर होगी टोटली इलीगल अगर कोई भी पर्सन यहाँ पे इस्लाम में कन्वर्ट होके सेकंड मैरिज कर लेता है, जो कि उसकी फर्स्ट मैरिज उसने की थी अंडर हिंदू मैरिज एक्ट, तो वो कंसीडर होगी एज इलीगल क्योंकि उसने जो अपनी पहली मैरिज थी उसे यहाँ डिसॉल्व नहीं किया। यहाँ थर्ड पॉइंट जो सुप्रीम कोर्ट ने स्पेसिफाई किया है जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आप देख सकते हैं अगर कोई भी पर्सन कन्वर्ट हो जाता है इस्लाम में और वो मैरिज कर लेता है, तो यहाँ पे इसका मतलब ये नहीं है कि जो उसने पहली शादी की है हिंदू मैरिज एक्ट के अकॉर्डिंग वो डिसॉल्व हो जाएगी। जैसा कि मैंने आपको बताया था, डिसॉल्व करने के लिए सेक्शन 13 का हमें यहाँ पे सहारा लेना पड़ेगा, जिसके अकॉर्डिंग हम डाइवोर्स दे सकते हैं अपने पार्टनर को जो मैरिज हमने की थी हिंदू मैरिज एक्ट के अकॉर्डिंग। तो यहाँ सुप्रीम कोर्ट ये भी इंश्योर करते हैं कि ये मैरिज वैलिड नहीं होगी, लेकिन ये ग्राउंड बन जाएगा डिवोर्स के लिए, आप इसके बेसिस पे डिवोर्स ले सकते हैं अपने पार्टनर से। सो लास्ट बट नॉट द लीस्ट, तो कोर्ट जो फोर्थ पॉइंट यहाँ पे मेंशन करते हैं वो सिंपली ये कहता है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड की ज़रूरत है, जिससे यहाँ पे जो भी इंडियंस है वो ट्रेसपासिंग करते हैं, कहने का मतलब ये कि दूसरे पर्सनल लॉज का सहारा लेके जो कन्वर्ट होके मैरिज करते हैं वो चीज़ यहाँ पे प्रिवेंट हो जाएगी अगर यूनिफॉर्म सिविल कोड को यहाँ पे इंट्रोड्यूस किया जाएगा। सो मुझे उम्मीद है आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। ये केस काफ़ी इंपॉर्टेंट था जो मैंने आज आपके साथ डिस्कस किया, और जिस इन्फॉर्मेशन को आप यहाँ गैदर करने आए होंगे वो आपको मिली होगी। हैव अ ग्रेट डे।